पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ जाएगी। सर आपकी पिक भी नहीं आ सर रही है। आपकी पिक भी नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो सर वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये कल से पता नहीं है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आवाज आ ही नहीं रही सही से। ये सर एप्लीकेशन ही ये सर एप्लीकेशन ही क्रैश, ये ऐप ही क्रैश हो रही है ये सर। ऐप ही क्रैश हो रही है सर। आई थिंक सभी लोगों को एक बार लिंक करना चाहिए मीटिंग को, उसके बाद में विद इन 1 और 2 मिनट्स हम लोग दोबारा एक बार इसको करेंगे तो होगा। ये सर बुक में मिला ये नहीं है सर बुक में मिला नहीं। ये टॉपिक लास्ट का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 का। और ये इसलिए आप पढ़ा रहे हैं क्योंकि अपन फंडामेंटल राइट खत्म कर चुके हैं, लगभग सारे खत्म हो गए, तो मूल अधिकार खत्म हो गए। और वहीं पे क्वेश्चन ये बनता है कि संसद की संविधान में, या फिर कई बार पूछा जाता है कि मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियां क्या है, क्या परिसीमाएं हैं, मतलब क्या एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की, या फिर कोई लिमिटेशन लगी हुई है। तो जो यूनिट 5th यूनिट है आपकी सिलेबस में, 5वीं, उसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना, लिंक करने की पढ़ना पड़ेगा, तो अपने फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिए। तो इसी के साथ ही समझना है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है क्या पार्लियामेंट, और कर सकती है तो कोई लिमिटेशन है नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368, लास्ट 5th यूनिट जो है सिलेबस में, उसमें पूछते हैं। लेकिन अपन पढ़े अभी के इसको आज ही, क्योंकि अपन फंडामेंटल राइट आज खत्म कर देंगे। कल 32 था, उसको आज 3 अनुच्छेद और बढ़ते हैं, 33, 34 और 35। कल आर्टिकल 32 पढ़ा था अपन ने, लास्ट के 3 अनुच्छेद बच गए, 33, 34 और 35। इसमें खास बातें नहीं है। 33 तो ये बोल रहा है कि सशस्त्र बल जो होते हैं, आर्म्ड फोर्स होती हैं, उनके पक्ष में जो है पार्लियामेंट लॉ बना के उनके मूल अधिकारों को कम कर सकती है, क्योंकि जो उनके लिए जरूरी है कि अनुशासन रहे, और सभी प्रकार के मूल अधिकार जो अन्य नागरिकों को मिले हुए हैं, वो सेना में जो शामिल लोग हैं उनको हो सकता है राज्य कम कर दे। तो इसमें आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, आर्म फोर्स, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, मतलब पुलिस हो गई, सेना हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ये सब जो है 33 में क्या कर रखा है, इनको मूल अधिकार कम कर सकती है पार्लियामेंट लॉ बना के। फिर 34 आ गया, उसमें क्या लिखा है, जब सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ जब अप्लाई होता है, उस टाइम पे भी मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। और तीसरा है, कोई लॉ बना के भी कम किया जा सकता है। तो खास बातें नहीं है, वो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, 35 में कुछ नहीं लिखा है। बस ये मान लो कि ये लिखा है कि कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकारों को कम कर देंगे, तो सेना विधि लागू हो तब कम कर सकते हैं, और आर्म फोर्स जो हम उनके मेंबर हैं उनके लिए कम कर सकते हैं,
और लो बना के इमरजेंसी के दौरान अपन कम करते ही हैं। तो 33, 34, 35 पास से बात नहीं है। बात तो आज पढ़ने की वो ये है कि जहाँ पे 33, 34, 35 में दे दिया कि पार्लियामेंट लो बना के मूल अधिकार कम कर सकती है, छीन सकती है, तो क्या पार्लियामेंट, यहीं से क्वेश्चन जुड़ गया 368 का कि अगर कम कर सकती है तो क्या पूरे मूल अधिकार छीन सकती है क्या, या फिर संविधान को पूरा पूरा बदल सकती है क्या? मूल अधिकार में संशोधन आएगा तो एक प्रकार से संविधान में संशोधन हो गया। तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, इस टॉपिक पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों पे परिसीमाएं हैं क्या कोई? ये तो पता लग गया अपनों को कि कर तो सकती है, आर्टिकल 33 कह रहा है, 4 है, तो कितना कर सकती है? क्या पूरी तरह संविधान बदल सकती है? कोई लिमिटेशन है तो बताओ। तो इसको लेके आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 ही पढ़ना पड़ता है फिर से। 13 में लिखा हुआ है, बार बार बता रहा हूं मैं, ये लिखा हो कि ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता स्टेट जो क्या कर दे, मूल अधिकारों को छीन ले, लेकिन बात बता दिए कि बना भी सकता है और ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। अपने बहुत बार पढ़ दिया कि स्टेट ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के संविधान के असंगत हो। ठीक है, तो अब लो बना के छीनने का माध्यम है, लो बनाया तभी तो छीनेगा। तो आर्टिकल 13 में लिखा कि विधि नहीं बनाएगा, इसलिए अब केस लॉ की सीरीज आएगी, कम से कम 4-5 केस लॉ आज अपन पढ़ेंगे, उनसे डिस्कस होगा कि क्या वो है, कितनी परिसीमाएं संसद की संविधान में संशोधन करने की। आवाज तो आ रही है ना सभी को? आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो देखो क्या हुआ, जब शुरू में संविधान बनते ही जब क्या हुआ था, कृषि सुधार कानून आए थे भारत में, क्योंकि जब भारत गुलाम था और आजाद हुआ उस टाइम पे जो जमीनें थी वो किनके पास थी? जमींदारों के, जागीरदारों के पास थी, जो सामंत कहलाते थे, राजाओं के नीचे जो होते थे। तो उनके पास जमीन थी, लेकिन वो जमींदारी तो नहीं करते थे। उनपे जो लोग जमींदारी करते थे, वास्तव में जो कर सकते थे, तो सरकार की नीति आई कि जो कई सालों से जिस जमीन को जिसपे जमींदार कर रहा है, अनाज उत्पन्न कर रहा है, वो उन्हीं को सौंप दी जाए, क्योंकि सामंत और राजा तो रहे नहीं थे। तो ये सौंपने का जो तरीका था, वो तरीका था कृषि सुधार कानून लाना। तो सभी राज्यों में सरकारें, राज्य सरकारें क्या कर रही थी? कृषि सुधार कानून ला रही थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं इनको अपन शॉर्ट में, कृषि सुधार कानून। उनमें मेन क्या हो रहा था कि जो कृषक जिस जमीन पे कृषि कर रहा है ना, उसको ही वो जमीन दे दो। ठीक है, कृषि सुधार कानून इनको बोलते हैं। तो जब ये कानून आए तो इनको चेंज किया गया कि ये तो है ना मूल अधिकारों को छीनते हैं, क्योंकि उस समय तक तो संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था ही। तो चैलेंज किया गया कि साहब ये तुम हमारे मूल अधिकार को छीन रहे हैं और संसद ऐसी विधि नहीं बना सकती, तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है जो मूल अधिकार छीन ले ऐसी विधि तो नहीं बना सकती। तो शुरू के 2 केस आए। सबसे पहला केस था सज्जन शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 का केस। उसमें इस बात को चैलेंज किया गया, कृषि सुधार कानूनों को चैलेंज किया गया। 16वां और 17वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उनको चैलेंज किया गया। कुल मिला के शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में ये बात थी कि संसद को ये पावर है या नहीं, बताओ, कि वो मूल अधिकार छीन ले और संपत्ति अधिग्रहण कर ले। तो संशोधन किया आपने 17वां संवैधानिक संशोधन, तो ये असंवैधानिक है, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया कि नहीं, संसद को पावर है कि वो संविधान में ऐसे संशोधन कर सकती है, ये कहा गया। उसके बाद में 1965 में एक और केस आया। पहला तो हो गया 1951 का शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। दूसरा केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965 का। उसी में फिर से इन्हीं कानूनों को चैलेंज किया गया था कि आप मूल अधिकार नहीं छीन सकते और ये जो कृषि कानून आप जो पारित कर रहे हो ये गलत है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को शक्ति है, ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो उन जमींदारों को जमीन दे। तो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद 51 और 65 दोनों में क्या कहा गया कि संसद को शक्ति है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 65 के बाद में एक केस आता है 67 में,
ठीक है। और केस का नाम है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों के सामने एक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि जो जजमेंट आया उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो ये कृषि सुधार कानून बना रहे हो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए असंवैधानिक है। और जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की वो 11 जजों की बेंच थी। मतलब पहले वाले जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद उनसे बड़ी पीठ थी। इसका मतलब उन दोनों को ओवर रूल करती थी। गोलकनाथ का जो जजमेंट है वो 11 जजों की बेंच का जजमेंट था, इसलिए इनसे पहले के जो जजमेंट थे वो छोटी बेंच होने के कारण ओवर रूल हो गए थे। इसका मतलब गोलकनाथ का केस में दिया गया निर्णय सरकारों के सामने अड़चन पैदा कर रहा था। अब सरकारें ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती थी जो कृषि सुधार कानूनों को लागू होते हो। ये क्यों कहा? गोलकनाथ में ऐसा कहने के पीछे आधार क्या था सुप्रीम कोर्ट का? वो ये था कि साहब जो संविधान में जो विधि जो बना रहे हो आप कृषि सुधार कानून संविधान में संशोधन करके, वो भी उतनी ही विधि है जो आप साधारण विधि बनाते हो। ठीक है। और सरकार का ये तर्क था कि साहब संविधान संशोधन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति हमें 368 में प्राप्त है। ठीक है। और जर्नल जो विधि बनती है वो 245 में हम बनाते हैं। दो अनुच्छेद है जहाँ पे विधि बनती है, 245 में और 368 में। सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत 368 के अधीन बनाई गई विधि शामिल नहीं है। ध्यान से सुना इस बात को। सरकार ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 13 में जो विधि है, आप कहते हो ना कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो मूल अधिकारों के असंगत हो। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ये जो हम विधि बना रहे हैं संविधान संशोधन करके वो 368 में हमको पावर लेके बना रहे हैं। ठीक है। और फिर जो विधि निकल के आती है संविधान संशोधन से वो विधि अनुच्छेद 13 में जो शब्द विधि है ना उसके अंतर्गत नहीं आती, इसलिए हमको पावर है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रही है सरकार, अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बनाई गई विधि शामिल नहीं होती है। लेकिन अब क्या कर दिया गोलकनाथ में, क्या बोल दिया कि नहीं, जस्टिस सुब्बाराव ने क्या कहा कि 245 में जो पावर है वो विधि बनाने की पावर है, शक्ति मिल रही है। 368 में सिर्फ प्रोसीजर है। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 368 में बनाई गई विधि जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में शामिल नहीं है। ये भी वैसी ही विधि है जो 245 में बनती है। और एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान संशोधन से बनी विधि भी अनुच्छेद 13 में विधि है, इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन करती है और इसलिए असंवैधानिक। तो ध्यान रखना है, पहले दो केस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कृषि सुधार कानून वैलिड है। दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैलिड है। फिर 67 का गोलकनाथ का केस सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया पहले के सभी जजमेंट को और कह दिया कि कृषि सुधार कानून असंवैधानिक है। मतलब अब सरकारें जमीन कृषकों को नहीं दे पा रही थी। कुल मिला के सरकारों ने कहा कि हम तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, डीपीएसपी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ काट दिए, ये कहा। सर तो 1967 से पहले जो ये जमीनें थी ये मलकीत में नहीं थी। ये मलकियत क्या होता है? मतलब इनका कोई मालिकाना हक नहीं था किसी के पास। था ना, सामंतों के पास था, राजाओं के पास था। उससे पहले विरासत में थी सर ये। हाँ। और उसके लेकिन वो बाद में फिर भी ये क्या करते थे कि मतलब जब खुद तो जमींदारी करते नहीं थे और फिर इनके अधिकार खत्म कर दिए गए, उनकी जागीरें खत्म कर दी गई। तो बोला कि जो आदमी कृषि कर रहा है ना जिस जमीन पे, मान लो 100 बीघा पे मेरे पिताजी कृषि करते थे,
तो उन्होंने एप्लीकेशन दी सरकार को, साहब मैं 100 बीघा करता हूँ और जमीन मेरे नाम ही कर दो। तो कानून आने थे ऐसे कि ठीक है करते जाएंगे, आप साबित करो कि आपका कब्जा है, इतने साल से आप इस जमीन को इस पैदावार कर रहे हो। तो इस हिसाब से कानून थे वो, कृषि सुधार कानून हर राज्यों में थे, वो शुरू हुए थे, वो एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट नाम से जाने जाते हैं। ये करना पड़ रहा था, ठीक है। तो क्या 67 तक पहुंच गए अपन आते आते। अब जब ये डिसीजन आ गया तो जरूरी हो गया था कि इस जजमेंट के प्रभाव को दूर किया जाए, ठीक है। इसलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई सरकार, 24वां संवैधानिक संशोधन 1970 के आसपास। और 2 काम किए इन्होंने, 2 अनुच्छेद जोड़े गए इस 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। वो कौन से थे मैं बता दूं आपको। एक अनुच्छेद जोड़ा गया आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 4। पहले 1, 2, 3 तो थे ही, 13 में एक उपखंड, नया उपखंड जोड़ा गया, उपखंड 4 करके। और उसमें क्या बात लिखा, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। मतलब बस एक लाइन लिखने से ही गोलकनाथ में दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर किया जा सकता था। क्योंकि 13 उपखंड 1, 2 और 3 क्या कहते हैं कि ऐसी विधि जो भाग 3 के उल्लंघन में होगी, क्या होगी, असंवैधानिक होगी। और वही काम को हो रहा था कृषि सुधार कानूनों से। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि तो वेलफेयर स्टेट है, बीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं हम, इसलिए ला रहे हैं कानून, ठीक है। तो दिक्कत आ गई थी, इसलिए 24वां संविधान संशोधन 13 के खंड 2 के बाद 3 के बाद 4 जोड़ दिया। और क्या कह दिया कि 368 में हम संविधान संशोधन करके जो विधि बनाएंगे ना, वो 13 पे लागू ही नहीं होगी। ये 13 में खंड 4 इसीलिए जोड़ा। इसके साथ ही 368 में भी एक खंड जोड़ा, क्योंकि दोनों रिलेटिव जो आर्टिकल थे वो 2 ही तो थे, 368 है या 13 है, वही रोक रहा था। तो 368 में क्या किया इन्होंने, 368 में इन्होंने खंड 3 जोड़ा, उसमें 4 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा। और क्या लिखा, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। बस ये लिख दिया, सिंपल सी बात। सर बुक में तो आर्टिकल 38 में क्लोज 2 शो कर रहा है, ये आप 3 कह रहे हो। ना क्लोज 368 में एक क्लोज है, फिर 2 है और 3 जोड़ा गया 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। समझ में आई बात। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 13 में 4 और 368 में 3 जोड़ दिया गया। अब जब ये जोड़ दिया तो क्या हो गया, अब संसद को नहीं रोक सकती ये भाग, आर्टिकल 13 नहीं रोक पाएगा संसद को। तो ठीक है, चलता रहा। क्या हुआ, गोलकनाथ का जो निर्णय है उसके प्रभाव को दूर कर दिया संविधान संशोधन करके। अब फिर से चुनौती दी गई अनुच्छेद नहीं, संविधान के संशोधन अधिनियम 24वें को, और 24 से पे काम किया था। तो अब की बार कहा कि आपका 24वां संवैधानिक संशोधन ही है, जिसके द्वारा आपने 13 में 4 जोड़ दिया, 368 में 3 जोड़ दिया, इसको ये असंवैधानिक है, इसको चैलेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज तो ये आएगी, एक तरफ नागरिक है, एक तरफ राज्य सरकार है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके अधिकार छीन रहे थे। तो उन्होंने अब की बार 24वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी, और वो दी गई कौन से केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 73 में।
तो अब केस आनंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि क्या किया जाए भाई। अनुच्छेद 13 में जो संविधान संशोधन की विधि है वो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में शामिल है नहीं, बल्कि 368 में जो आप लॉ बनाओगे वो लॉ आर्टिकल 13 के अंडर लॉ वर्ड में इंक्लूड है या नहीं, फिर से ये तय करना था। तो पहले कितने जजों की बेंच तय कर चुकी थी? 11 जजों की। इसका मतलब अब उससे ऊपर बेंच चाहिए अपन को। तो सुप्रीम केशवानंद भारती में जो बेंच थी वो थी 13 जजों की बेंच, और 13 न्यायाधीश शामिल थे इस पीठ के गठन में, ठीक है। और इनको फैसला करना था, या तो अप्रूव करें गोलकनाथ के निर्णय को और 24वें संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करें, या फिर ओवर रूल कर दें गोलकनाथ को और 24th अमेंडमेंट एक्ट को सही निर्णित करें। तो क्या क्या केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल गोलकनाथ के जो जजमेंट था वो गलत था और हम उसको ओवर रूल करते हैं, और 368 में जो विधि है वो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में शामिल नहीं होगी, ठीक है। और रही बात लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट की, कि क्या लिमिटेशन है पार्लियामेंट की संविधान में संशोधन करने की, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि सब कुछ कर सकती है संसद, संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां रखती है, सिवाय संविधान के मूल ढांचे को आघात नहीं पहुंचा सकती। ये कहा। मूल ढांचा क्या है ये समय समय पे कोर्ट बताता रहेगा जब जब उसके सामने ऐसे मामले लाए जाएंगे, ये कहा। इसका मतलब असीमित शक्तियां प्राप्त हैं संसद को, लेकिन मूल ढांचा खत्म न हो ऐसा काम नहीं कर सकती। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला कि व्यक्तिगत अधिकारों में और सामाजिक अधिकारों में बैलेंस बनाए रखा जा सके, पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में कोई विरोध ना हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ये तो बात निकली, ये बात आई और कर दी। इसके बाद यहाँ तक भी इसके बाद भी हुआ क्या कि पार्लियामेंट अभी नहीं रुकी और संशोधन करने की उसने कोशिश की। वो देखो क्या किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी थी कि फंडा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई कुठारघात नहीं होना चाहिए। मतलब लिमिटेशन बहुत कम लगाई, लेकिन लगाई। अब सरकार नहीं चाहती थी कि ये लिमिटेशन भी अपने ऊपर लगे, ठीक है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन लेके आई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन। और क्या किया? 4 और 5 जोड़े गए 368 में, उपखंड 4 और उपखंड 5 इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। 4 क्या कह रहा था? इस संविधान का, जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन किया गया कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रसंगत नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट जब सरकार करेगी तो 368 के अधीन किया जाएगा, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होगा, कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ये कह दिया। और तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही खत्म करने की बात आ गई। ये पार्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करेंगे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को उसको उसमें चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ये कह दिया। और 5 में क्या कर दिया
शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। तो केस 1 में क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब अमेंडमेंट ही होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा, ये कहा था। तो उसको प्रभाव को भी दूर करना चाहते थे। तो अगर हम कोई परिवर्तन करें, निरसन करें, कुछ भी कर दें, उसके ऊपर पूर्ण शक्ति होगी पार्लियामेंट। तो क्या किया 42वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ के कर दिया कि न्यायपालिका को शक्ति नहीं होगी कि हमारे द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों को वो सुने, उनके ऊपर विचार करे और असंवैधानिक ठहरा दे। ये पावर ही नहीं होगी। किसको चैलेंज किया गया? मिनर्वा मिल्स के केस में। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस। ठीक है, ये लगभग लास्ट केस आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके द्वारा जोड़ा गया क्लोज 4 और 5 दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो न्यायपालिका की जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनते हैं, जो क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए आवश्यक है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केस आनंद भारती में ये रूल आउट किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते। और 368 के बाद में आपके द्वारा किया गया संशोधन उपखंड 4 और 5 न्यायपालिका की शक्तियों को छीन लेता है, कम करता है और इसलिए ये मूल ढांचे के उल्लंघन में है। ये कह दिया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 के केस में। अब पोजीशन यहीं तक ही है, आगे भी ऐसा कुछ आया नहीं जिसको चैलेंज किया गया हो। 42nd अमेंडमेंट तक चैलेंज हुआ था। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि ये है संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों पर लिमिटेशन। ठीक है, वैसे अदरवाइज कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसे बताओगे आप? कितने केस हो गए? अब ध्यान रखना, आपको पहला केस बताओगे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 51 का। सेकंड केस सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 65 का। फिर इन दोनों में क्या कहा गया कि पावर है, अनलिमिटेड पावर है। लेकिन बाद में आता है 67 का केस गोलकनाथ का, उसमें कहा नहीं, पावर ही नहीं है आपको। तो आर्टिकल 13 में जो लॉ है, जो लॉ शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो 368 में जो लॉ है ना, वही है। 368 में कोई पावर नहीं है, बल्कि प्रोसीजर है लॉ बनाने की, और रियल पावर तो 245 में ही है। ये कह के एक कठिनाई उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, तो तीन केस के बाद में एक संशोधन आएगा, 24वां संवैधानिक संशोधन। उसमें क्या किया ये बताना पड़ेगा कि अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 368 में उपखंड जोड़े गए। ठीक है, और ये कहा गया कि लो वर्ड नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में 368 वाला लो नहीं होगा, इसलिए इसको चैलेंज किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। कौन से केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? 13 जजों की न्यायालय में जजमेंट दे दिया कि बिल्कुल अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। ठीक है, ये लिमिटेशन भी राज्यों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने 42वां संवैधानिक संशोधन किया। और अब की बार क्या किया? 368 में खंड 4 और 5 पढ़े, जिसका प्रभाव ये था कि वो न्यायपालिका की शक्तियों को, न्यायपालिका की जुडिशियल रिव्यू की शक्तियों को छीन रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको 42वें संवैधानिक संशोधन को चैलेंज किया गया। कौन से केस में? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिल्कुल गलत है, आपके द्वारा किया गया संशोधन जो है आर्टिकल 368 में जोड़ा गया 4 और उपखंड 4 और 5 क्या है? असंवैधानिक है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है इसको छीनते हैं। और ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये पूरी कहानी है। इस आधार पे आप बता सकते हो कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों की परिसीमाएं। ठीक है, क्या इसलिए पढ़ाया है क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। जैसे ही मूल अधिकार खत्म कर देते हैं
अपन को पता होना चाहिए कि संसद कहाँ तक इनमें छेड़छाड़ कर सकती है। और जो केस लॉ हैं जो आज मैंने बताए हैं 4-5, ये जुडिशियल रिव्यू में भी आएंगे एज इट इज वैसे के वैसे, ये संविधान संशोधन 368 में भी आएंगे, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आता है कई बार, न्यायिक सक्रियता, उस पे भी आएंगे। सेम केस चलेंगे, न्यायिक सक्रियता पे, जुडिशियल रिव्यू पे, अमेंडमेंट पे, सबको कवर करने वाले केस जो है इसी सीरीज में आएंगे। ऐसे कैसा बताना पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी मेरे को लगता है कि रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मैं बीच में से उठा के वो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपन ने 8 के यहाँ पे 35 खत्म किए हैं, पार्ट 3 खत्म कर दिए, लेकिन 368 पे डायरेक्ट अपन पहुंच गए। क्यों? क्योंकि यही ये चीज समझने की जरूरत थी। अब आगे अपन को पढ़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन आज अपना कौन सा क्लियर हो रहा है, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों पे परिसीमाएं। ये आप देखना 5th यूनिट में आपके सिलेबस में ये टॉपिक है 368। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, आज जो पढ़ा है उसमें। सर इस सर आवाज नहीं आ रही, कट रही है। सर इसमें 5 हैं। हम्म 5 यूनिटें हैं क्या इसके अंदर कंप्लीट सर? हाँ 5 यूनिट है सिलेबस सर में। एक यूनिट में सिलेबस से की बात कितने बताओ। क्वेश्चन आएंगे सर इसमें से? हाँ जी सर, हाँ जी सिलेबस की, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक हर यूनिट में से यूनिट सर के 2 कितने क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे आएंगे। इसमें? हर यूनिट से 2, तो सर जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से करने कितने होते हैं अटेम्प्ट सर? क्या सर? 5 क्वेश्चन करने होंगे, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का हाँ पेपर होगा। 20 नंबर का। सर इसमें छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे स्मॉल में, 2 नंबर के 3 नंबर के सर, ना ना ये नहीं 2 और आते। 3 मार्क्स के? नहीं, सिर्फ लेंथी क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का एक हाँ क्वेश्चन सर है? लेंथ आएंगे। और इसमें सर पेज की लिमिट क्या रहेगी सर लिखने की? जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेज फिलअप करने होते हैं? वो अपने विवेक पे है, आपको कितना आता है कितने। हो सकता है आप 7 पेजों में सब कुछ अच्छा लिख दो, और नए लिखने का हो तो चाहे 15-20 पेज भर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉर्मली मेरे ख्याल से अच्छा सर 12-13 पेज सफिशिएंट। 12-13 पेज पर क्वेश्चन सर? हाँ तो उसमें जैसे बुकलेट आती है, बुकलेट के अंदर कितने पेज होते हैं सर एग्जाम में इसमें? काफी तो मिलता है, अम्बेडकर स्टूडेंट। काफी पेज। सर ये मिनेरा मिल्स वाला 1980 का केस है हेलो ना? हाँ 80 का। और इसमें सर आर्टिकल 368 के क्लोज 4 और 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया गया। हाँ, उसके बाद में कोई चैलेंज वैसे हुआ था सर? डिटेल में आप देखोगे ना, तो भाग रूप में असंवैधानिक किया था, लेकिन आपको एलएलबी में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप तो सीधा ही कह सकते हो कि हाँ असंवैधानिक घोषित कर दिया। हाँ इसमें बुक में भी यही शो कर रहा है सर, भाग को किया था 4-1 की मेजोरिटी के साथ। असंवैधानिक घोषित नहीं किया, भाग से किया था, लेकिन उसमें फिर बहुत सी बातें और बतानी पड़ जाएंगी, इसलिए अपन को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपना जो क्वेश्चन है उससे अगर जी। अपन चले तो अपन कह सकते हैं कि हाँ असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और इसके बाद में कोई चैलेंज हुआ था सर? उसके बाद में कोई चैलेंज नहीं हुआ। ओके सर। और जो ये मतलब केशवानंद लो भारती का लो केस है, ये क्लियर हो गया। 1973 का सर? हम्म? केशवानंद भारती केस है 1973 का है ये? जी 1973। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है तो किसी के पास बताइए। मतलब सब कुछ समझ में आ गया है ना? हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है शायद।
इसमें सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या इसमें क्या सर इम्पोर्टेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ तो इसलिए जो पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ ना, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। सर क्वेश्चन बनेंगे क्या इसमें? क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो बता दो एक बार। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? समझा नहीं, क्या पूछना चाह रही हो? सर इसमें तो लिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट, और कौन सा क्वेश्चन बनेगा? इस पे क्या आज पढ़ा, उस पे? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। बस ये बनाएगा, यही बनेगा। संविधान में संशोधन करने की संसद की क्या शक्तियां हैं, और अगर वो अगर एब्सोल्यूट पावर है तो क्या कोई लिमिटेशन भी है? नहीं, बस। ओके सर। ओके सर। निर्णित वादों की सहायता से बताइए, पूछ लेंगे आपसे। डिस्कस विद लीडिंग केस, बस। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। सर जी एक चीज और पूछनी थी। सर जी एक चीज और पूछनी। हाँ पूछो। सर एक्चुअली क्या है, हम क्लासमेट्स जो भी हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसा मतलब ऐसे प्रोफेशन में है कि वो लोग क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं कभी कभी, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि 30 लोगों के लगभग, कभी 18 लोग, कभी 20 लोग, जबकि हम लोग 180 हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, एक लिंक आपको विजय पाल जी शेयर कर देंगे सर, तो यदि आप अपने ग्रुप में वो डाल दें तो हम लोगों को आपस में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कुछ लोगों के पास में नोट्स रहते हैं, कुछ लोगों के पास में कुछ आइडियाज हैं। हम लोगों को जैसे 10 साल 15 साल हो गए स्टडी छोड़ के, तो हम लोगों को आपस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो आई थिंक इट विल बी बेटर। हाँ तो डाल देंगे, आप बता देना कौन से ग्रुप बना रखा है, किसमें डालना है, डाल देंगे। सर ग्रुप का लिंक इस चैट बॉक्स में भी है, जियो मीट के तो सर चैट में, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, देख लेंगे, कर लेंगे काम, तो क्या दिक्कत है, अपने क्या प्रॉब्लम है? नहीं एक्सक्यूज मी स्टूडेंट सर, यहीं से ज्वाइन कर वॉइस सकते नहीं आ हैं रहा सर। चैट में जाके। आप ही क्या बता रहे सर थे? इसमें 2021 बैच में कितने स्टूडेंट है सर? वो 100 है या 180 है के लगभग सर इस बैच में? 180। 180 की लिमिट है सर। हम्म। सर ये ठीक है सर। आइए सर, आप उसमें लिंक जो है चैट में, वो आप एक बार या तो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें से जो भी स्टूडेंट्स चाहेंगे जो लाइक वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो भी बंदा जो प्रिपरेशन करेगा एक दूसरे से टच में रहेंगे, नोट्स वोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि कई बंदों को वैसे समय ही नहीं लगता क्लास का। मैं भी 3-4 दिन बाद सर आज आपकी क्लास लगाई है प्रोफेशन में, क्योंकि यही तो ऑफिस टाइमिंग हो जाता है काम का। ठीक है सर। विजय पाल जी सर के पास में भेज दीजिए वो लिंक, सर उसके अपने ग्रुप में डाल, ज्वाइन होना चाहे वो ज्वाइन हो सकते शर्मा हैं। जी मेरे को तो वो ग्रुप में है, इसमें चैट में मेरे को कॉपी करना नहीं आता, ज्यादा व्हाट्सअप नहीं आता मेरे को चलाना। ये मैं भेजता बिकॉज हूँ सर अभी के पास में। क्या है थोड़ा वो। हाँ आप भेजो सर, मेरे को कॉपी वॉपी करना नहीं आता इसमें ज्यादा। ठीक है ठीक सर। है। नहीं तो अपने जो ग्रुप एडमिन साहब है उनको बोल दीजिए, वो डाल देंगे सर के पास, सर डाल देंगे उसके अंदर। हाँ हाँ मैडम जी आप डालिए, रजनी मैडम जी। हाँ जी ठीक है हाँ सर, वो मैं डाल डाल देंगे दूंगी। रजनी मैडम जी। वैसे इस चैट में से भी अगर कोई हाँ, लिंक ओपन करके ज्वाइन करना चाहे तो हो जाएगा सर। तो इजी नहीं वे वो तो ठीक है पता जी, यही आप नहीं रहेगा डाल चलेगा कि ना, दीजिए एक कोई क्योंकि बार लिंक से 30 ही ज्वाइन लोग ज्वाइन हैं कर अपन लीजिए। लोग, तो अभी तो 30 लोग ही है ना, तो 30 लोगों के हाँ अलावा कोई 30 हैं देखेगा नहीं। तो सर वाला जो ग्रुप है ना, जिसके 500 अंदर से अपने को लिंक शेयर करते हैं सर, उसके अंदर डालिए आप। हाँ। हाँ जी हाँ जी। या डॉक्टर राकेश सर को डाल दीजिए आप, वो शेयर कर देंगे उस ग्रुप के अंदर। हम लोग 180 की स्ट्रेंथ है शर्मा जी क्लास में। 189 आई थिंक। 189 काफी लंबा बैच है। जी ठीक है हाँ शर्मा जी फिर। कौन कौन आ गई? ठीक है भाई, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। हाँ थैंक यू सर। थैंक ओके यू ओके। सर। ओके। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।